नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज सवालों की। सवाल मतलब ये, दरअसल जवाब क्या मिलते नहीं हैं, और इन सवालों का मतलब अलग अलग मायने में क्या हो जाता है इस देश के भीतर। मसला गवर्नेंस का हो, मसला किसी घटना का हो, मसला इस बात को लेकर हो कि दिशा सही है या नहीं, मसला जांच को लेकर हो, मसला पाकिस्तान को डोजियर सौंपने का हो। लेकिन शुरुआत दरअसल क्या किसी मंत्री को किसी यूनिवर्सिटी में किसी छात्र के मसले पर केंद्र सरकार में मंत्रालय में लिखने की स्थिति में आना चाहिए? कई सवाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय मोदी सरकार में राज्य मंत्री, लेकिन सवाल ये नहीं। हमें लगता है सवाल इस बात का लेकर है, जिन आरोपों को लेकर एक छात्र को हॉस्टल से बाहर कर दिया जाता है, वो छात्र खुदकुशी करने से पहले एक पत्र लिखता है। उस पत्र के जरिए जरा उस मानसिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए। दरअसल क्या इसे कोई सिस्टम समझ पाता है? गुड मॉर्निंग। जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता रहा हूं। मैं एक दानव बन गया हूं। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पर लिखने वाला, कार्ल सगान की तरह। लेकिन अंत में मैं सिर्फ ये पत्र ही लिख पा रहा हूं। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से, प्रकृति से, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और ये नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तलाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दोयाम दर्जे की हो गई है। हमारा प्रेम बनावटी है। हमारी मान्यताएं झूठी हैं। हमारी मौलिकता वैध है बस कृत्रिम कला के जरिए। यह बेहद कठिन हो गया कि हम प्रेम करें और दुखी ना हो। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान और नजदीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है, एक वोट तक। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है, एक वस्तु मात्र। कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज जो स्टारडस्ट से बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने और जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूं। पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूं। मुझे माफ करना अगर इसका कोई मतलब ना निकले तो। हो सकता है मैं गलत हूं। अब तक दुनिया को समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन और मृत्यु को समझने में ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, बेचैन था। एक जीवन शुरू करने के लिए इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप ही रहा। मेरा जन्म एक भयंकर दुर्घटना थी। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उभर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण मैं आहत नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हूं। मुझे अपनी भी चिंता नहीं। ये दयनीय है और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर करार देंगे, स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियां, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज पर मेरा यकीन है तो वो मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा और जान पाऊंगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मिलनी बाकी है, 1,75,000 रुपए। कृपया यह सुनिश्चित कर दें ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को 40,000 रुपए देने थे। उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज फेलोशिप के पैसे से राम जी को पैसे दे दें। मैं चाहूंगा मेरी शव यात्रा शांति से और चुपचाप हो। लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया। मेरे लिए आंसू ना बहाएं। आप जान जाएं कि मैं मरकर खुश हूं, जीने से अधिक। छाया से सितारों तक। उमा अन्ना, ये काम आपके कमरे में करने के लिए माफी चाहता हूं। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आप सबने मुझे बहुत प्यार किया। सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आखिरी बार जय भीम। मैं औपचारिकताएं लिखना भूल गया। खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, ना तो अपने कृत्य से और ना ही अपने शब्दों से। यह मेरा फैसला है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान ना किया जाए। जाहिर है यह पत्र अपने आप में एक सवाल है। सवाल ऐसा जो हर किसी को जिम्मेदारी से मुक्त कर रहा है या फिर बता रहा है कि किसी की जिम्मेदारी इस समाज को लेकर होती भी है।
चाहे वो सत्ता हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे वातावरण हो। लेकिन बावजूद इसकी तपिश हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक जिस रूप में दिखाई दी, उसने एक बेचैनी समाज के भीतर तो पैदा की ही है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी से ऐसा वातावरण गरमाया कि केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव के खिलाफ SC/ST कानून के तहत केस दर्ज हो गया। तो मानव संसाधन मंत्री ने तत्काल एक जांच कमेटी बनाकर हैदराबाद रवाना कर दी। मंत्रालय की ओर से हमने एक 2 मेंबर की जांच की टीम भेजी है और वो अपनी रिपोर्ट हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और रिपोर्ट पाने के बाद ही मैं टिप्पणी करने में समर्थ होंगी। हम कमेटी को मात्र इसलिए भेज रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या घटा, उसके बारे में एक विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करे। लेकिन अब सवाल बड़ा हो गया है कि रोहित को ऐसे वातावरण में ढकेल दिया गया जहां वो खुदकुशी कर ले, या फिर छात्र संगठनों के टकराव में राजनीति ने ही रोहित को खुदकुशी की तरफ ढकेल दिया। That in the last 5 years in University of Hyderabad there have been 10 suicides, including Rohit Vemula's suicide. And we want to state one thing clearly: these are not suicides; these are murders. Unfortunately, we have lost him. There is a life which has gone. Classes will be boycotted till the justice has done. छात्र छात्राओं में गुस्सा इस बात को लेकर कहीं जाता है कि अगस्त के मामले को लेकर कार्रवाई दिसंबर में हुई। चूंकि मामला AVP से जुड़ा था और वह खुद अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार से जुड़ा था, तो ये कहीं राजनीति का टकराव तो नहीं। और फिर जब पूरी कार्रवाई हुई तो केंद्रीय राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की ही पहल पर, हालांकि दत्तात्रेय ने कहा मैंने मिनिस्ट्री को इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था, लेकिन सुसाइड का बीजेपी से इस देश में सवालों की लकीर कैसे, कहां, किस रूप में खींचिएगा। मसला सिर्फ एक लड़के का नहीं। हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां के व्यक्ति को पता ही नहीं आजादी और गुलामी का मतलब क्या होता है। यानी बीते 69 बरस में उसके पास कुछ भी नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। रिपोर्ट देखिए। बिहार के गया जिले के गांव चिरियावा की ये तस्वीर दिल्ली से लेकर पटना तक को आईना दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि गांव के विकास के लिए जो सपना प्रधानमंत्री ने संजोया और जो सपना 25 बरस से लालू और नीतीश कुमार दिखाते आए हैं, उनकी सियासी उम्र से कहीं ज्यादा वक्त से चिरियावा गांव में लोग इसी तरीके से कच्चे रास्तों का सफर तय भी करते हैं और किसी बीमार को डॉक्टर के पास पहुंचाते भी हैं। देश आजाद हो गया, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हुए हैं। न शिक्षा का साधन है, किसी तरह का साधन है, सिंचाई का साधन है, ना कोई हॉस्पिटल है। यहाँ मरीज अगर बीमार हो जाए तो मर भी सकता है। लोग बीमार पड़ता है लोग, तो यहाँ से हम लोग खटिया पर टांग के ले जाते हैं। गया के चिरियावा गांव में आप सरकारी सुविधाएं ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन गांव वालों ने इस दौर में मान लिया जिंदा रहना है तो खुद ही जीना सीखना होगा। और असर यही हुआ। गांव में करीब 100 घर हैं और 100 कुएं भी। हर परिवार ने अपने घर के सामने खुद ही कुआं खोद लिया। लेकिन पानी इतना गंदा कि पटना या दिल्ली तो पानी देखकर ही उल्टी कर दे। लेकिन ये गांव है और गांव में पानी साफ न पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन पटना या जिला हेडक्वार्टर गया से करोड़ों रुपए नेता और बाबुओं ने कुएं, हैंडपंप और पानी सफाई के नाम पर डकार जरूर लिए। और पानी साफ करने की क्लोरीन की गोलियां तक चिरियावा गांव तक पहुंच नहीं पाई। मजबूरी में बरसों बरस से चिरियावा गांव के लोग इसी कुएं का पानी पीते हैं। इस तरह से रोग से हम लोग झिलते हैं। 2-4-5 को एक दिन तो मेरा ही भाई डायरिया से डेथ कर गया है आज के 20 बरस पहले। मनो मर रहे हैं और क्या करना है। लेकिन फिक्र किसी को नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है तो सरकार क्या करे। जी, गांव तक पहुंचने के लिए आज भी पक्का रास्ता नहीं है। लोगों ने खुद की मेहनत से पहाड़ को काटकर रास्ता तो बना लिया, लेकिन ये रास्ता साल के 6 महीने ही काम करता है। और इन 6 महीनों में कोई नेता नहीं आता, कोई सरकार नहीं आती, कोई बाबू नहीं आता। और बरसात के दिनों में और उसके बाद इन रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है तो फिर कोई नहीं आता। बहुत दिन से रोड नहीं है, ये तो पब्लिक लोग काटा है सर। चिरियावा के सब जनता लोग काटा था, जरिए इतना गहरा भी हुआ। दरअसल चिरियावा गांव गया हेडक्वार्टर से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, लेकिन इस दूरी को मापने में 70 बरस बीत चुके हैं
और विकास शब्द आज तक यहां नहीं पहुंचा, तो आजादी और गुलामी अलग अलग होती कैसे है, यह भी गांव वाले बीते 69 बरस से तो नहीं जानते हैं। पंकज कुमार, गया, आज तक। कई सवाल और इन सब के बीच एक सवाल और आ रहा है। डोजियर फिर से सौंपने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान को पठानकोट हमले के मद्देनजर, और इसमें अजहर मसूद पर पाकिस्तान को जो डोजियर भारत देगा उसमें बाकायदा पठानकोट हमले के बारे में पुख्ता सबूत हैं कि जैश ए मोहम्मद ने किस रूप में हमला किया। इस डोजियर में इस बात का भी जिक्र है और 48 घंटे के भीतर इस भारत सौंपने जा रहा है, यानी 2 दिन यानी कल या परसों में सौंप दिया जाएगा। इसमें एनएसए को डोजियर सौंपने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के एनएसए को जासूस को सौंपा जाएगा और जो मसूद की फंडिंग की जानकारी है वह भी दी जा रही है इस डोजियर के जरिए, किस रूप में उसकी फंडिंग होती है और भारत के खिलाफ जो जिहाद उसने शुरू किया हुआ है उस फंड को किस रूप में जुटाया जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि कश्मीर को लेकर जिहाद का ऐलान बहुत पहले से किया और विदेशों से भी जैश ए मोहम्मद की फंडिंग होती है, तो इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया। डोजियर में हाफिज और लखवी का भी जिक्र है। महत्वपूर्ण है कि हाफिज और लखवी के जिक्र को लेकर इससे पहले कई डोजियर सौंपे जा चुके हैं, लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं से निकलता है कि क्या वाकई पाकिस्तान को जब डोजियर सौंपा जाएगा तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर भारत के भीतर क्या सक्रियता बढ़ी है, खासतौर से तब जब इस बात को लेकर अब भी देश असहज है कि आखिर सीमा पार से आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। पठानकोट हमले ने बीएसएफ को कटघरे में खड़ा किया तो 2 बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। सीमा पर सेंध न लगे इसके लिए लेजर फेंसिंग की जा रही है और पंजाब पुलिस के एसपी को झूठ पकड़ने के मशीन यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी तैयारी हो रही है। तो इस बात को लेकर खुशी हो सकती है कि पाकिस्तान से बातचीत से पहले आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार सक्रिय तो हुई है। इसीलिए डीआईजी एमके मिश्रा को हटाकर डीआईजी ए श्रीनिवासन को ले आया गया है और कमांडो डवास को हटाकर कमांडेंट भाटिया को ले आया गया है। लेकिन इन हालातों के बीच अगर ये कहा जाए अभी तक ना तो बीएसएफ और ना ही एनआईए ये बता पा रही है कि आतंकवादी दाखिल हुए तो कहां से हुए, तो फिर मसला गंभीर है, क्योंकि आलम यह है कि बीएसएफ और एनआईए की जांच अलग अलग दिशा में चल रही है। बीएसएफ की ताजा रिपोर्ट की माने तो आतंकवादियों ने बामियाल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, तो जाहिर है अगर बीएसएफ ये बात कह रही है तो दूसरा सवाल ये कि फिर एनआईए की टीम बामियाल सेक्टर पर चप्पा चप्पा क्यों खंगाल रही है और अब भी एनआईए की जांच बामियाल सेक्टर के आसपास ही क्यों घूम रही है। जहां पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के बात हो रही है, वहां पर आज तक की टीम ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर आतंकी किस तरीके से अंदर घुसपैठ किए थे। दरअसल जो रिपोर्ट बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को सौंपी उसमें कितनी सच्चाई है या उसके दावे कितने पुख्ता हैं, जरा यह भी देख लीजिए। बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी नदी नालों से घुसपैठ करते हैं क्योंकि वहां लेजर बीम नहीं होता। नदियों पर भी बीएसएफ की सुरक्षा पुख्ता होती है। पुलिया पर भी बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। कोबरा लाइन पर फेंसिंग में 440 वोल्ट रहता है। जीरो लाइन पर बीएसएफ गार्डिंग पेट्रोलिंग करते हैं। यानी एक तरफ बीएसएफ अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं मान रही और आज तक की टीम ने वहां के हालात परखे तो हालात कुछ यूं नजर आए। आतंकियों को लेकर के जो सवाल खड़े हुए थे कि इस एरिया से घुसपैठ किए आखिर किस तरीके से, क्या इस एरिया में वैसी चौकसी नहीं बरती गई, लेकिन बीएसएफ ने अपने पूरी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिस एरिया की छानबीन बीएसएफ न करती हो। बामियाल का इलाका हो या फिर आगे जो नदी का इलाका है उज नदी, वहां पर हो। सवाल ये उठता है कि ये उज नदी को लेकर के जो ये बताया गया था कि आतंकी यहीं से अंदर प्रवेश किए हैं, यहां की सुरक्षा बड़े स्तर पर की जाती है और ये सुरक्षा यही नहीं सिर्फ कटीले तारों और बीओपी के जरिए नहीं की जाती है, यहां पर सुरक्षा की जाती है लेजर बीम के जरिए। और कई सवालों ने जन्म दिया है कि जांच की दिशा किस रूप में कैसे किस दिशा में जाएगी, लेकिन इन सब के बीच एक खबर है 26 जनवरी को इस बार बहुत कुछ बदलने हुए देखेंगे आप राजपथ पर परेड को लेकर, और फिर बीटिंग रिट्रीट भी बदल जाएगी जो 29 जनवरी को होती है। देखिए क्या फैसला लिया गया है। इस बार भी गणतंत्र दिवस पर परेड तो होगी, लेकिन कुछ ऐसी नहीं होगी जो आप देख रहे हैं। पिछले बरस अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब पहुंचे थे तो 26 जनवरी की परेड 2 घंटे चली थी, यानी बहुत कुछ था। लेकिन इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद जब मुख्य अतिथि होंगे तो ये परेड सिर्फ 92 मिनट यानी तकरीबन
1.5 घंटे की ही होगी। और पहली बार वायुसेना की महिला अधिकारियों का दस्ता गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होता हुआ। The only mounted band in the world, the BSF Camel Band. लेकिन इस बार परेड में इतिहास इस मायने में रचा जाएगा कि पहली बार सीमा सुरक्षा बल का ये ऊंट दस्ता, जो राजस्थान के रेगिस्तान में लगातार चौकसी करता है, इस बार परेड में हिस्सा नहीं लेगा। जी, हर वर्ष 54 सदस्यों का ऊंट दस्ता और 36 ऊंटों पर सवार बीएसएफ का बैंड दस्ता भी परेड का हिस्सा नहीं होंगे। इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन पहली बार ये 26 जनवरी की परेड में नजर नहीं आएंगे। लेकिन पहली बार फ्रांस की सेना की टुकड़ी जरूर राजपथ पर कदमताल करती नजर आएगी। फ्रांस की सेना का एक दस्ता और एक फ्रांसीसी सेना का बैंड भी इस बार परेड में हिस्सा लेगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी नजर आएगी। लेकिन पहली बार जो परेड में शामिल नहीं होंगे उसमें आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के भी मार्चिंग दस्ते परेड में हिस्सा नहीं लेंगे। समय कम करने के लिए पहली बार कंपोजिट दस्ते परेड का भाग बनेंगे, यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दस्ते में एक साथ होंगी और अलग अलग मिसाइल भी एक साथ ही राजपथ पर होंगी। इतना ही नहीं, सीमा सुरक्षा बल के ऊंटों के स्थान पर पहली बार सेना के टोही कुत्ते परेड में पहली बार हिस्सा लेंगे। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है